मित्र होते हैं प्रेम शाही मुंडा जी। वे कहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया तो अवैध है, नगर 5th शेड्यूल में निकाय चुनाव की प्रक्रिया अवैध है, लेकिन क्योंकि आदिवासी समाज के लोग उसमें भाग ले रहे हैं और आदिवासी समाज को कॉन्स्टिट्यूशनल जो इलेक्शन तरीके होते हैं उसकी जानकारी चाहिए, उसका ट्रेनिंग चाहिए, इसके लिए वे लोग समझते हैं कि थोड़ा समर्थन दे रहे हैं। देखिए, इसको मैं कहूंगा उनकी निजी राय है, लेकिन अगर इसको कड़े शब्दों में कहें तो वैसे लोग इस तरह की चीजें करते हैं जो वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हमारे आदिवासी लोग, अधिकतर लोग बाहरी विचारधारा, राजनीतिक पार्टी, धर्म, ये सब में उलझ के रह गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की जानकारी नहीं है, तो वो कह रहे हैं प्रेम साई मुंडा जी कि भाई ये लोग उस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर उस प्रोसेस को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जो असंवैधानिक व्यवस्था है उसमें आप जाएंगे? उसमें नहीं जाएंगे, आप तो प्रशिक्षण देंगे ना। ये तो हर अलग चीज है, कम से कम प्रोसेस की जानकारी तो होगी ना। प्रोसेस की जानकारी आपको देना है तो जिस तरह से हम लोग आदिवासी फाइटर्स का हर महीना जो है कि 2 वर्कशॉप कर रहे हैं, अब वर्कशॉप करिए, लोगों को बताइए, हम बता रहे हैं ना तो लोग आ रहे हैं ना। अभी बड़े पैमाने पर आप देख ही रहे हैं मेरा कार्यक्रम, हर जगह पे हम लगातार, मतलब एक तो ये विशेष वर्कशॉप जो कि हम 2 महीना में एक बार में 2 बार कर रहे हैं 1 महीना में, लेकिन निरंतर हम जन जागरूकता का काम कर रहे हैं हर जगह पे। आने वाले समय में देखिएगा चीजें बदल जाएगी। तो मेरा यही है कि हम सारे आंदोलन को वैचारिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अधिकतर लोग वैचारिक रूप से कमजोर हैं। आप मानते हैं कि आदिवासी समाज वैचारिक रूप से? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ना इसे बिरसा का बारिश, जयपाल मुंशी मुंडा का बारिश, सिद्धो कानू का बारिश, जो अंग्रेजों के खिलाफ, यहाँ के बाहरी आबादी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ा, उसके वंशज वैचारिक रूप से कमजोर है। आपका बयान एकदम कंट्राडिक्शन नहीं, इसमें अधिकतर लोग वैचारिक रूप से कमजोर हैं, इसीलिए ये डिग्रेशन क्यों हुआ? डिग्रेशन इसलिए हुआ कि क्योंकि आदिवासी, आप देखिए अब रांची में पूरे बाहरी लोग आए, शिक्षा व्यवस्था, सारे व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था आ गया, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है डिग्रेडेशन आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बाहरी लोग, बाहरी विचारधारा है, चाहे धार्मिक विचारधारा हो, राजनीतिक विचारधारा हो, उसके पीछे आदिवासी लोग चले गए। आज आप देख लीजिए, जय आदिवासी बोलने की जगह कोई जय मूल निवासी बोल रहा है, कोई जय भी बोल रहा है। ये तो वैचारिक कमजोरी है ना। और मैं आपको कह रहा हूं, अगर वैचारिक रूप से मजबूत रहते तो हमारा जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है उसको छोड़ के चुनाव नहीं लड़ते ना। आप अपना व्यवस्था को छोड़ के, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, मुझे 2009 में कांग्रेस ने दिल्ली बुला के टिकट ऑफर किया। पिछला 2 चुनाव में खुले तौर पर बोल रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुझे टिकट का ऑफर था एमएलए चुनाव लड़ने, क्यों नहीं, मैं कूद गया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट हमको पैसा कर रहे हैं। उसमें बुरा क्या है? आपको जेएमएम की ओर से चुनाव? बिल्कुल, विधानसभा का 2 बार, 2019 में, 24 में बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा मुझे कोई पार्टी का गुलामी नहीं करना है, कोई विचारधारा का गुलामी नहीं करना है मुझे। ये हमारे दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर है कि ग्लैडस्टोन डुंगडुंग को, जो लगातार सरकार पर, चाहे कांग्रेस के हो या जेएमएम के हो, सभी राजनीतिक पार्टियों पर लगातार हमला करते रहते हैं और खासकर जेएमएम की विशेष आलोचना करते हैं, उस जेएमएम की ओर से ग्लैडस्टोन डुंगडुंग को विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर मिला था। बिल्कुल, और अगर आपको विश्वास नहीं तो कौन ऑफर दिया तो उनसे भी मिला दूंगा मैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैं वैचारिक रूप से, मेरा सवाल मूल रूप से है कि दूसरा समाज का बौद्धिक स्तर ऊंचा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि बिरसा के वंशजों का बौद्धिक स्तर नीचा हो रहा है। नहीं, बिरसा के वंशजों बोल देने से तो भेगवाट है ना। कहने का मतलब जो भी ये शहरीकरण, ये बाहरी दुनिया का चकाचौंध, ये सारे चीजों में आके ना, ये जो आदिवासी के दिमाग में डाल दिया गया, आदिवासी मतलब ये नीच, घटिया, जंगली, ये वो, तो इसके लिए आप देखिए बड़े पैमाने पर आदिवासी लोग अपनी भाषा, हाँ, रांची में आप सर्वे कर लीजिए कितने आदिवासी अपना भाषा जानते हैं। तो ये वैचारिक कमजोरी है ना, तभी ना आप अपनी भाषा छोड़ रहे हैं। ये मोड़वा रोटी ये सब छोड़ के चाउमीन और चिल्ली खाने चले गए,
मतलब फूड कल्चर बदल रहा है। इसी को हाँ। अपग्रेडेशन कहते इसी हैं। को तो कह रहा हूं मैं, फूड कल्चर बदल रहा है, आपका वेशभूषा बदल रहा है, अपग्रेड रंग रूप बदल रहा है। अपग्रेड नहीं हो रहा। कुछ अपग्रेड नहीं। आप अगर अपना जड़ को छोड़ेंगे तो फल कैसे लगेगा? जड़ मजबूत होगा तभी तो फल अरे लगेगा। एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं, तो चूंकि हमारी आपसे मुलाकात हो चुकी है, इस बीच में एक लंबा अंतराल भी रहा है। भागवत जी का जो बयान आया और जिस तरह उन्होंने सरना धर्म कोड की मांग को खारिज किया, एक अभी आदिवासी नेत्री हैं, उनकी ओर से आदिवासी राष्ट्र की मांग आई है सामने। क्या आदिवासी राष्ट्र की मांग जायज है और जो देश का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें फिट बैठता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब इस देश में धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर राष्ट्र की मांग की गई, मुसलमान लोग जिन्ना साहब के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग की, दलित लोग पश्चिम भारत को मिला के दलिस्तान की मांग की, तब मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने भी अपने इलाके के लिए अलग मांग किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अलग देश का मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी इलाके में हम स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। वहां पे मंत्री, मुख्यमंत्री से लेके हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा थानेदार, हमारा एसपी, हमारा डीसी, कलेक्टर सब आदिवासी होना चाहिए। ये उनका अबुआ दिसुमा अबुआ राइज का परिकल्पना था। तो जहां तक आपने कहा आदिवासी राष्ट्र की मांग है, तो अगर इसको देखेंगे हिस्टोरिकल रूप में, दूसरा डीएनए रिपोर्ट भी बता दिया, अभी तो क्लियर कर दिया कि भारत में सबसे पहले आदिवासी लोग रहते थे 65,000 से 80,000 साल पहले। आर्य लोग जो आज हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो 3,500 साल पहले आए। तो यदि आपका शब्द में जुमा 4 दिन पहले आए हैं। हाँ, तो आप मुझको बताता हूं, यदि भारत को जाति, धर्म, संप्रदाय, नस्ल के आधार पर इसका राष्ट्रवाद घोषित किया जाए तो निश्चित रूप से भारत आदिवासी राष्ट्र है।